ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ सेवा मुक्त वसे इतने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लिखी है चिट्ठी और इस गल के उत्ते उन्होंने वर्णन भी उस चिट्ठी के विच दिता कि मैं आने वाली चोणां जिहड़ियां ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी इंटरनल नहीं लड़ांगा। मगर एक चिट्ठी मिलने तो बाद जिस तरीके दे नाल कार्रवाई करन वास्ते कि असीं लीगल ओपीनियंस लिया है किधरे ना किधरे इहो जी गल समझ आ रही है कि सानू इहदी लीगैलिटी विच जाके इहदा फैसला लेना पेगा क्योंकि बहुत जल्दबाजी दे विच चुके हुए फैसले कई बार नुकसानदायक हो जाते हैं। सो जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे विच इहदे विच मैं समझदा कि किधरे ना किधरे सरकारां दीयां दखलअंदाजियां जिस तरीके दे नाल लगातार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी इलैक्शन दे विच इन्वॉल्वमेंट हुई है सरकारां दी, भावें केंद्र की सरकार होए भावें दिल्ली की सरकार होए, सीधे तरीके ते असीधे तरीके दे नाल वख-वख तरीकों दे नाल ये हमला किया गया और कोशिश की गई कि श्रोमणी अकाली दल को किसी न किसी तरीके रोका जाए, जो वाकई बहुत निंदनयोग है क्योंकि इन्नी बड़ी संगत वालों मैंडेट मिलने तो बाद जिस वक्त पार्टी के 27 कैंडिडेट जित के आए हैं और उस तो बाद लगातार 3 कैंडिडेट का इजाफा होर होया साडे विच सरदार सुखबीर सिंह जी कामरा साहब जिहदा शमूलियत पाई 2 कैंडिडेट एक ऑप्शन दे रहे थे, एक नॉमिनेशन जिहड़ा श्रोमणी कमेटी वालों होया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ बार-बार चैलेंजेस करते हुए सरकारां ने जिस तरीके दे नाल दबाव पाया ये समझने चाहता है कि किधरे ना किधरे सरकारां दी अपनी की साजिशां ने। सो अज देश इस्तीफे तो बाद कोई ना कोई होर खुलासे अगे होने वाले जिहड़े सामने आउणगे, मगर अज पूरी कमेटी ने मिलकर फैसला किया कि सानू लीगल ओपीनियन लैंदे हुए कोर्ट दे विच मूव करना पेगा और असीं 1 या 2 दिनों दे विच मैक्सिमम कोर्ट दे विच जावांगे और इस गल तो सुनिश्चित करावांगे कि जल्द तो जल्द ये इलैक्शन कराई जाए। डायरैक्टर साहब नूं भी इस गल दी असीं मीडिया राही भी बेनती करांगे, लिखित तौर के उत्ते भी ये गल करांगे कि जिस तरीके दे नाल संगत वालों दिते गए इस मैंडेट नूं गुरुद्वारा प्रबंध नूं चलाउण दे विच मुश्किल आ रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किधरे ना किधरे तुहाडे दफ्तर वालों भी घाट हुई है और इस नूं पूरे करते हुए जल्द तो जल्द इस प्रबंध नूं चलाउण वास्ते सानूं पूरे इख्तियार दिते जाण, साडा नवा हाउस बनाया जाए क्योंकि जनरल हाउस बुलाए बिना ना ही ते किसी ऑफिस बेयर का इस्तीफा मंजूर हो सकता और ना ही अगले प्रबंध चल सकते हैं। सो जो एक क्राइसिस आए ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ बड़ी संजीदगी और सारी पार्टी ने एक फैसला लिया है। आज समूची पार्टी के जिन्ने जिते हुए मैंबर साहिबान बैठे ने इतने मैनू बड़ी खुशी है कि अज सारे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के रहनुमाई के जिस तरीके इलैक्शन जित के आए सी अज भी सारे एकमुट होकर खड़े हैं। मैं उन्होंने भी सारे का धन्यवाद करता और सरकारों को भी इस गल की जिथे बेनती भी करते हैं, चेतावनी भी देंगे कि ये जिहड़ियां तुसीं भी दखलअंदाजियां कर रहे हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਧੀਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। जब तक का फैसला नहीं होता तब तक कामकाज कितना चलेगा? साइनिंग अथॉरिटी इको रह गई हुंदा। देखो मैं हुणे गल दसी है कि ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਆ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ नहीं। पहली गल तो मैं बड़ी क्लैरिटी करदा कि मीत प्रधान चाहे सीनियर मीत प्रधान होए उन्होंने पावर जब तक प्रधान डेलीगेट नहीं करता उन्होंने कोई पावर नहीं है।
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੁਕਆਊਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇਗੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? देखो ये बिल्कुल फैसला लिया जाएगा क्योंकि बॉडी इस मामले के उत्ते बड़ी संजीदा है और इस दे उत्ते फैसला जल्द तो जल्द लिया जाएगा। इशू तो वैसे जब तक अगर वो हो जाएगा तो अपने आप देखो इशू एक दे नाल एक रिलेट किए जा रहे हैं। तुसी इशू सिर्फ एक बंदे दे नाल ना समझो, इशू पूरी पार्टी दे नाल है। इशू अगर ये ना होंदा ते ड्रॉ दे विच निकले हुए बंदे जेडे साडे बैठे हैं, सरदार कश्मीर सिंह जी, सरदार मलकीत सिंह जी, जिन्हां दा राइट बनदा है, इस राइट नूं खोण दी भी गल डायरेक्टर साहब ने की है, सरकारां ने की है, मगर असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो ਇਹਦਾ भी फैसला जल्द तो जल्द कराने वास्ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। और अगर फैसला नहीं हो सकता ਇਹਨਾਂ ਦੀ अगर लिटिगेशन नहीं जाना लंबा पैना है ਤੇ ਅਸੀਂ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿੱਧੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਆ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਗੜੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਤੇ ਆਈ ਹੋਕਰ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਪਿਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਆਏ ਔਰ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਰਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ।
कलका साहब, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ आप ਤੋਂ बता रहे हैं कि इलेक्शन में सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का। क्या सिरसा साहब को भी वहां जाने में सरकार का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आपको? देखो, मैंने अभी आपको बताया ये बातें पर्दे के पीछे हुई है, किसी को नहीं पता। शाम को 4 बजे तक जितने मेंबर यहाँ साहिबान बैठे हैं इनमें से 90% वहां पर थे और उनको भी नहीं पता था। अब ये बात सरकार के बीच में और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के बीच में है, उसको हम तो बोल नहीं सकते। ये काम तो मीडिया का, मीडिया को देखना चाहिए कि ये काम कैसे हुआ। कलका साहब, एक सवाल और है। पहले आपने जीके को चेहरा बनाया, जीके पार्टी से बाहर है, उसके बाद सिरसा है, इलेक्शन में वो चेहरा बने, वो भी पार्टी से बाहर। पार्टी में क्या मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो इस तरह से आपके सेनापति छोड़ के जा रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात कि जीके को आज पार्टी का चेहरा नहीं बनाया गया। जीके को पार्टी से इसलिए निकाला गया कि गोलोक चोरी के इल्जाम लगे उसके ऊपर। और सिरसा साहब का जो स्टेप है ये मैंने अभी बताया कि उनका अपना निजी फैसला है। पार्टी में अगर कोई बात होती तो सरदार उनकी इतनी बड़ी लड़ाई पार्टी आज उनकी नॉमिनेशन के लिए क्यों लड़ रही होती। उनका वो इलेक्शन हारने के बावजूद भी आधे घंटे के अंदर अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने उनका नाम नॉमिनेट करवाया एसजीपीसी से और उसकी लड़ाई पिछले 3 महीने से पार्टी लड़ रही है। सो पार्टी के अंदर तो उनके प्रति पूरा स्नेह था। पार्टी ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है। मैंने अभी बताया ये उनके अपने कोई निजी कारण है, पार्टी के साथ उनका कोई लेना देना इस मामले में नहीं। सर, सिरसा साहब पे कई संगीन आरोप लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि अगर वो भाजपा का दामन नहीं थामते तो उनके ऊपर कई कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। ये भय, ये डर के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। आप कैसे दिल सोचते हैं इसको? देखो, मैंने ये बात को बार बार बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं कि ये उनका निजी फैसला है, ये पार्टी का फैसला नहीं है कि वो पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई है या कोई ऐसी बात है। ये तो सिरसा साहब का अपना निजी फैसला है और वो दबाव के अंदर आए हैं या वो अपनी मर्जी से वहां पर गए हैं अपना आगे का फ्यूचर देखते हुए। ये जवाब वही देगा। काका साहब, ये बात कही जा रही है कि उनके साथ इलेक्शन में भीतरघात हुआ, इस बात को लेकर वो नाराज है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भीतरघात हुई है। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा मैं समझता हूँ कि अपने आप में इतने समृद्ध थे कि बाकी सीटों के ऊपर भी साथ काम करते रहे हैं। अपनी भीतरघात को देखने के लिए उनके बाद वो पूरे समृद्ध थे। काका जी, आरोप ये लगाए जा रहे थे कि वो लगातार गुजरात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निजी फायदे के लिए काफी अपने इच्छा के अनुसार काम कर रहे थे। ये भय उनको सता रहा था और इसी भय के कारण उन्होंने ये ऐसा कुछ कदम उठाया है। देखो, इस बात से मैं बिल्कुल भी आपकी बात से बात नहीं रखता कि गोलोक का दूर बढ़ते ये सारी कमेटी हम बैठी है और सारे के सारे इस चीज के जिम्मेवार है उनके साथ कि जब से वो प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने हैं सारी कमेटी ने उनके सहयोग के साथ काम किया है और ये आरोप लगाए गए जो विरोधियों की तरफ से उसके ऊपर बातें कोई साबित नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी कोई बात हुई है। ये बात तो मनगढ़ंत है कि क्योंकि सरदार मनजीत सिंह जी के ऊपर अपने आरोप लगे हैं इसलिए वो उसको अपने स्कोर सेटल करने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, मगर उनके ऊपर कोई भय भी गुरुद्वारा प्रबंध को लेके 1% भी नहीं था। अगर ऐसी कोई बात होती तो जरूर हमारे साथ मिलकर साझे करते। उनके ऊपर गुरुद्वारा कमेटी को लेके कुछ नहीं था, उनके कोई निजी कारण अलग हो सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उसके लिए दिल्ली के सिख जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस थे। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो जेल को चुनना या बीजेपी को चुनना। उन्होंने बीजेपी चुनी है, इस पर क्या कहना है? देखो, सबसे पहली बात कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के बयान के ऊपर मेरा कोई भी बयान बनता ही नहीं क्योंकि मैं अकाल तख्त साहब को समर्पित हूँ और जथेदार साहब की कही हुई हर बात मेरे सिर मथे पे है और उनका हुक्म है। सो मैं उनके बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। आपका अपना कोई निजी सवाल हो तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, सारे बहुत बहुत धन्यवाद। लंगर छक के जाने के बाद सिरसा जी के जाने के बाद क्या आपको उम्मीद है कि पार्टी एकजुट रहेगी दिल्ली में, या आपके कुछ मेंबर भी जा सकते हैं भाजपा या दूसरे? देखो, ये बहुत अहम सवाल आपने किया क्योंकि सिरसा जी के जाने के बाद पार्टी का एक एक सिपाही आज सामने खड़ा है। हम 29 के 29 मेंबर, 30वां मेंबर जो नॉमिनी होके आना है आज यहाँ पर खड़े हैं और उसके साथ साथ जो हमारे लॉटरी से निकले हुए, ड्रॉ से निकले हुए 2 मेंबर साहब ने सरदार मलकीत सिंह और सरदार कश्मीर सिंह जी, वो भी यहाँ बैठे हैं। यानी कि 32 मेंबर आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज आपके सामने बैठे हैं और ये सारे के सारे पार्टी को समर्पित है। ना ये सिरसा जी को समर्पित है, ना ये कालका जी को, ना ये केपी जी को, किसी पर्सन को समर्पित नहीं है। ये शहीदों की जथेबंदी जो 100 साल पुरानी पार्टी है उसको समर्पित सारा परिवार है और ये सारा का सारा एकजुट होकर खड़ा है।
अगेंस्ट में जो कमेटी जो अभी बैठी हुई है तो सिरसा जी को क्लीन चिट दे रही है कि कोई भी गुरुद्वारा में करप्शन उनके टाइम में नहीं हुआ है। देखो, क्लीन चिट देने का मतलब है ये इसके डॉक्यूमेंट चेक करने, मगर जो जो विरोधियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि बैठे बिठाए किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये हम सारे उनके साथ कमेटी में काम किया है, हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा काम उनके कार्यकाल में खास तौर पे प्रधानगी के समय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।